हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का हम स्टडी कर चुके हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टडी आज हम करने जा रहे हैं। इससे पहले कल हमने मोमेंटम का स्टडी किया था। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। इसका स्टेटमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे मान लीजिए हम बॉडी पे सपोज दैट कोई टेबल है, अगर हमने उस पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो टेबल हमारी जा रही है मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर से, और हमने फोर्स कितना लगा दिया भाई, अगर हमने फोर्स लगा दिया 20, तो थोड़ी उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। जब स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज क्यों हुई? फोर्स बढ़ाने से। जब फोर्स बढ़ाने से स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो इसका मतलब मोमेंटम भी इंक्रीज हो गया। जब मोमेंटम इंक्रीज हो गया तो जो मोमेंटम में चेंज होता है उसमें टाइम रेट से अगर हम डिवाइड कर दें तो दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फिर से एक बार, अगर हमने किसी बॉडी पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, उस 5 न्यूटन के फोर्स से बॉडी 1 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। अब वही फोर्स हमने 10 न्यूटन कर दिया तो जाहिर सी बात है सेम सरफेस के लिए बॉडी किससे जाएगी? 2 किलोमीटर पर आवर से जाएगी। फोर्स हमने इंक्रीज किया तो बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो गई या वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। जब बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो इसका मतलब मोमेंटम में चेंज हुआ, और जो मोमेंटम में चेंज होगा उसमें अगर हम टाइम रेट से जिस टाइम में मोमेंटम में चेंज हुआ है उस टाइम रेट से अगर हम डिवाइड कर दें तो दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर? आया स्टूडेंट समझ में? तो इसी स्टेटमेंट के बेस पे हम चलते हैं। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, इंडिकेट फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एफ से। फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय एफ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम मीन्स, देखिए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय एफ, साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कुछ अल्फा शेप में बनता है। एम बी मास ऑफ बॉडी, बी मीन्स वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अगर मास में बॉडी की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? फाइनल मोमेंटम, ठीक है। माइनस मास का अगर मल्टीप्लाई करेंगे इनिशियल वेलोसिटी में तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम। और माइनस का अगर हमने साइन लगा दिया तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दिस इज चेंज इन मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। और ये चेंज इन मोमेंटम मान लीजिए u वेलोसिटी से v वेलोसिटी होने में टाइम कितना लगा? डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स चेंज, t मीन्स टाइम, ठीक है। अभी लिख देता हूँ सब कुछ। देखिए एम बी वेयर एम मीन्स मास, बी मीन्स वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बी मीन्स एम मीन्स मास, बी मीन्स फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो जाता है मोमेंटम, कल ही मैंने बताया था। तो दिस इज फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम। इसी तरह से मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम
डेल्टा मीन्स चेंज इन टाइम, डेल्टा मीन्स चेंज। अगर ये डेल्टा लगा हुआ है तो v के साथ तो चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा लगा हुआ है t के साथ तो चेंज इन टाइम, डेल्टा लगा हुआ है p के साथ तो चेंज इन मोमेंटम। तो डेल्टा मीन्स चेंज, t मीन्स टाइम, चेंज इन टाइम। ओके, चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम में हमने चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दिया, तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हम टाइम से डिवाइड करते हैं जब चेंज में तो वो रेट हो जाता है। रेट मीन्स डिवाइड कर दिया टाइम से, तो दिस इज द रेट, इट इज कॉल्ड द रेट। ओके, तो यहाँ से देखिए सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाएंगे, ये किसका साइन है? ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये साइन किसका है? आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको लिख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्क्रीन शॉट लें और नोट कर लें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहाँ लिखूँ? चलो यही लिख देता हूँ, दिस इज, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाते हैं, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या आ जाएगा? इसको हमने रिमूव किया तो यहाँ पर साइन ऑफ इक्वल आएगा। इसको जब हम हटाते हैं तो इसकी जगह पे जो आता है वो हमारा आता है क्या? साइन ऑफ इक्वल। तो ठीक है, साइन ऑफ इक्वल लगा दिया और साथ में एक कांस्टेंट आएगा। तो साइन ऑफ इक्वल, इसको हटाया हमने, इसको रिमूव किया, तो साइन ऑफ इक्वल एंड कांस्टेंट। और यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा? आपने मैथमेटिक्स में कॉमन किया होगा, आयन दोनों जगह आ रहा है, मास दोनों जगह आ रहा है, तो मास हमने कर लिया कॉमन। कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप जनरली टी भी लिख सकते हो, डेल्टा टी ना लिख के क्या लिख सकते हो? टी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? टी लिखेंगे तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप टी यहाँ से लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, वेयर के is a constant, where k is a constant, is a proportionality constant, is a proportionality, where k is a proportionality constant called प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वेयर के इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसे कुछ भी नहीं कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्या किया हमने कि अब देखिए, बट यहाँ पर कुछ हमें मिल रहा है, तो देखिए b माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। ये किसके बराबर होता है? एक्सीलरेशन के बराबर होता है। इट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन और v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, b माइनस यू अपॉन टी। मैंने कहा नहीं डेल्टा टी की जगह आप टी ले सकते हैं, तो ये भी आपका एक्सीलरेशन होगा। तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, अब इस वाले इक्वेशन को हमने इसी तरह से लिया। ये साइन आप मत लगाइएगा, ये कहीं आप लगा दें, केवल मैंने समझाने के लिए इसे लगाया, ऐसे केवल समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। पता लगा आप भी इस तरह से लगा दें, तो इस तरह से आपको नहीं लगाना, केवल मैंने समझाने के लिए ऐसा किया। तो देखिए एफ अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा, और एफ साइन ऑफ इक्वल कांस्टेंट एम बी माइनस यू डेल्टा टी की जगह क्या आ जाएगा? ये
तो एफ इक्वल टू के एम ए। तो ये फार्मूला किसने दिया था? न्यूटन सेकंड लॉ ने। और ये किसका फार्मूला? फोर्स का फार्मूला। किसका फार्मूला? फोर्स का फार्मूला है। अब देखिए वाई एक्सपेरिमेंटली k इक्वल टू 1। k की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। अगर अच्छा k की जगह हम 2 क्यों नहीं रख सकते हैं? y इस कांस्टेंट जगह पे 2 क्यों नहीं रखा जा सकता है? अगर मान लीजिए k का वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये भी डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। अगर k का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 से अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम k का वैल्यू क्या रखते हैं? y एक्सपेरिमेंटली 1 रखते हैं। ठीक है ना? 2 रखेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो हमारा फार्मूला नहीं बन पाएगा। तो इसलिए वो वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर कांस्टेंट की, वो वैल्यू पुट करते हैं कांस्टेंट की कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो तो उस पर कोई फर्क ना पड़े, इन दोनों वैल्यूज़ पे। क्लियर? तो इस तरह देखिए एफ इक्वल टू यहाँ पर 1 रखेंगे और 1 का एम ए से मल्टीप्लाई होगा, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम ए। ओके, तो दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया और यही फोर्स का फार्मूला होता है। ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट लॉ में केवल फोर्स के बारे में एज्यूम किया गया था, कॉन्सेप्ट आया था। सेकंड लॉ में फार्मूला निकाला गया था, फार्मूला ड्राइव किया था न्यूटन साहब ने। थर्ड लॉ में उसकी एप्लीकेशन को बताया गया था फोर्स के। ओके, तो सेकंड लॉ इट इज़ द, जिसमें फार्मूला आता है वो हमारा क्या है? वेस होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इट इज़ द मेन लॉ, इसे बोल सकते हैं मेन लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है? यही आपका लॉ होता है, यही आपका जो है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वही बेस होता है। ठीक है, वही बेस होता है जिससे फार्मूला निकल के आया, दिस इज द एफ इक्वल टू एम ए। तो दिस इज कॉल्ड द रियल लॉ ऑफ मोशन। इसे रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है क्योंकि इसमें फोर्स का फार्मूला निकला और इसी से फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगाया गया था। फिलहाल तो ऐसा यूनिट देखते हैं फोर्स का। ऐसा यूनिट देखिए क्या होगा। जो ऐसा यूनिट होगा, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो थोड़ा ऊपर लिख दे मोशन। मास किलोग्राम और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन इज माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट मास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब देखिए हमें इस न्यूटन सेकंड लॉ का ऐसा यूनिट लिखते हैं तो हमें बार बार दो चीज़ें 1 2 3 टर्म से लिखने पड़ रहे हैं। तो अपनी इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए या अपनी बेनिफिशियल के लिए, अपनी सुगमता के लिए इसे बोलते हैं। ठीक है, अपनी सुगमता के लिए बार बार हमें इस चीज़ को इसको याद रखना ना पड़े। किलोग्राम याद करेंगे, मीटर याद करेंगे, पर सेकंड स्क्वायर याद करेंगे, लर्न करेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लर्न करेंगे। इससे बढ़िया ये कॉन्सेप्ट न्यूटन आप लर्न कर लें, क्योंकि न्यूटन साहब ने तो इस पर काम किया था। तो उनको ऑनर देने के लिए और सिंबल वर्ड हम कैपिटल एन करते हैं। अगर पूरा न्यूटन लिखना तो आप स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन केवल न्यूटन लिखना तो आप कैपिटल लिखेंगे। ओके, क्लियर। और CGS यूनिट होता है इसका डाइन। CGS जो यूनिट होता है वो होता है डाइन।
ठीक है। अब डाइन का मतलब आप ये मत समझ लेना, डाइन मीन्स आप ये मत समझना डाइन का कोई और मतलब मत निकाल लेना। डाइन होता CGS यूनिट। अब देखिए 1 न्यूटन में कितने डाइन होते, तो 1 न्यूटन जो होता है वो होता है 10⁵ डाइन के बराबर। इसीलिए देखिए न्यूटन को ठीक है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। ओके 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। डाइन का मतलब और कुछ मत समझ लीजिएगा आप। इसीलिए न्यूटन महान था। देखिए न्यूटन अकेला कितने डाइन से लड़ रहा था, इतने डाइन से लड़ रहा था। ये मजाक वाली बात है, मजाक वाला हंसी मजाक वाला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिलहाल तो डाइन 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन। ओके ऐसा यूनिट न्यूटन, CGS यूनिट, डाइन 1 न्यूटन इक्वल 10⁵ डाइन। कल को हम 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे। ओके क्लियर, थैंक यू।